हिंदुस्तान में लगातार चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं की 100% एकता आवश्यक नहीं है। हिंदुस्तान में लगातार चुनाव जीतने के लिए 35 से लेकर 50% के बीच में कोई अगर एक एकता है तो उतना काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी अगले 100 साल तक इसी तरीके से चुनाव जीतती रह सकती है। तो आप सब लोगों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर वो ये दावा नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदाओं को अपनी ओर खींचने के लिए उनके बीच में स्नेह यात्राएं निकालेगी तो ये सम्मेलन भी नहीं हो रहा होता। तो अगर मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि इस सुझाव के बाद मेरे ऊपर भारतीय राजनीति के अल्पसंख्यकीकरण का या माइनॉरिटाइजेशन का इल्ज़ाम लगे, लेकिन मैं उस इल्ज़ाम को उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मेरा मानना है कि जो हिंदू बहुसंख्यकवाद की ज़बरदस्त लहर पिछले 8 साल से हम लोग देख रहे हैं और जो मुझे लगता है कि लगातार बढ़ती ही जाएगी, उसके लिए जितने तरह की युक्तियां इस्तेमाल की जाती हैं, जितने तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया के दूसरे लोग भी उस पूरी लहर को और ज़्यादा ज्वार में बदलने के लिए बदलने में लगे हुए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। और उस बोलबाले का दावा ये है कि जब तक आप हमारे सामने पूरी तरीके से घुटना नहीं टेक देंगे, हारी नहीं बोल देंगे, हमारी सत्ता को पूरी तरीके से कबूल नहीं कर लेंगे, तब तक हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। तब तक आपके घर गिराए जाते रहेंगे, आपके घरों पे बुलडोजर चलता रहेगा, आपके अधिकारों सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम महाज के बारे में मैं केवल उतना ही जानता हूँ और जितना हमारे पुराने दोस्त अली अनवर साहब ने अपनी किताब मसावात की जंग में लिख रखा है। इस विषय पर मेरी कोई ख़ास महारत नहीं है और अगर आप समझते हैं कि मेरी बात से आपको कोई नई समझ हासिल होगी तो मुझे लगता है कि मेरे वक्तव्य के ख़त्म होने के बाद आपको अफसोस होगा। मेरे पास तो इतना मसाला भी नहीं है कि मैं 25 मिनट तक आपके सामने भाषण दे सकूँ। 25 मिनट बहुत होते हैं। 25 मिनट बोलने के लिए हम लोग जो लिखने पढ़ने की दुनिया के लोग हैं, बड़ी लंबी तैयारी करनी पड़ती है, बड़े नोट बनाने पड़ते हैं और मेरे पास इस विषय में कोई खास नोट भी नहीं है। तो मोटे तौर पर आप सब लोग तो पसमानदा आंदोलन के बारे में, पसमानदा की जो थीसिस है उसके बारे में जानते ही हैं। बस देखने की बात यह है कि कब अली अनवर साहब ने मसावात की जंग किताब लिखी थी और कब से हम लोग सोशल साइंस में सेमिनार रूमों में बैठे हुए इस विषय पर कभी कभी चर्चा कर देते हैं। बीच बीच में इस विषय को पूरी तरीके से भुला दिया जाता है। तो आप सब लोगों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर वो ये दावा नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदाओं को अपनी ओर खींचने के लिए उनके बीच में स्नेह यात्राएं निकालेगी तो ये सम्मेलन भी नहीं हो रहा होता। कम से कम नरेंद्र मोदी के दावे से हमें दोबारा इस मुद्दे के ऊपर सोचने और नए सिरे से विचार करने का मौका मिला है। तो इसको हम लोगों को एक अवसर की तरह, एक मौके की तरह ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि और इसको इस तरह से भी देखें कि मंच पे जो हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, इनमें से ज़्यादा लोग या तो प्रोफेसर हैं या पत्रकार हैं या सोशल साइंटिस्ट हैं, समाज वैज्ञानिक हैं। अगर पसमानदा का मुद्दा भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गया होता या मुस्लिम राजनीति के केंद्र में ही आ गया होता तो इस मंच पे भी हम लोग यहाँ नहीं मिलते। यहाँ पे ज़्यादातर आपको राजनीतिक नेता मिलते, विभिन्न पार्टियों के लोग मिलते और अली अनवर साहब एक बहुत बड़े मोर्चे के इस वक्त अध्यक्ष होते, क्योंकि पसमानदाओं के बारे में वही हम लोग इस मंच में हैं। इस बात का सबूत है कि अभी भी पसमानदा का विचार पूरी तरीके से हाशिए पे पड़ा हुआ है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो ये है, और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, क्योंकि इस बात को मैं सोच के आया था कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। भारत में कुल मिलाकर जो मुस्लिम राजनीति है और उसमें भी जो पसमानदा राजनीति है, मैं ये मानता हूं कि वो सब एक कमरे में सिमटी हुई है। वो उसके बाहर झांक के नहीं देखना चाहती। उसके सिमटे होने का आलम यह है कि उसके भीतर जो संगठन काम करते हैं उन संगठनों के बीच में भी कोई एकता नहीं है। मुस्लिम राजनीति के भीतर जो संगठन काम करते हैं उन संगठनों के बीच में भी कोई एकता नहीं है। एक बार मशावरात के एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया
तो पूरा का पूरा कमरा जो है वो ऐसे लोगों से भरा हुआ था जिनको पहली नज़र में ही कोई देख के कह सकता है कि ये लोग मुसलमान हैं, क्योंकि उनका जो उनकी जो मुस्लिम नैस थी, मुसलमानपन था, वो उनकी पोशाक से, उनकी दाढ़ियों से, उनकी टोपियों से बिल्कुल 100% नुमायाँ हो रहा था। तो बातचीत के दौरान मैंने उनसे एक सवाल पूछा, जो हो सकता है कि मेरी नादानी की वजह से मैंने पूछा हो। मैंने उनसे पूछा कि जब 1984 में दिल्ली के अंदर सिखों की हत्याएं हो रही थीं, उस वक्त दिल्ली का मुसलमान समाज क्या कर रहा था? चाहे वो पसमानदा रहे हों, चाहे वो अशराफ रहे हों, या कोई भी रहे हों, उसमें दिल्ली का मुसलमान समाज क्या कर रहा था? क्या किया था आखिरकार 1984 में, जब सड़कों के ऊपर और गरीब बस्तियों में गरीब सिखों को पकड़कर उनके गले में टायर डालकर उनमें आग लगाई जा रही थी? सिख भी तो दिल्ली में अल्पसंख्यक हैं। जिस तरह एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे वो बहुसंख्यक हैं, जैसे कि पंजाब, तो मुसलमानों के पास भी एक प्रांत है जहाँ पे वो बहुसंख्यक हैं, जैसे कि कश्मीर घाटी। तो जो लोग मुसलमान भी अल्पसंख्यक हैं और सिख भी अल्पसंख्यक हैं, तो जब एक अल्पसंख्यक समाज के ऊपर इतना भयानक किस्म का जुल्म हो रहा था कि हज़ारों सिख 2-3 दिन के अंदर ही दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर जान से मार दिए गए, उनके घर जला दिए गए, उनको जला दिया गया, उनकी औरतों के पेट फाड़ दिए गए, ये सब जब हो रहा था, तो उस वक्त दिल्ली का जो मुसलमान समाज क्या कर रहा था? उसके जो राजनीतिक नुमाइंदे थे वो क्या कर रहे थे? उसके जो कल्चरल नुमाइंदे थे वो क्या कर रहे थे? तो मेरी बात सुन के थोड़ी देर के लिए जो श्रोतागण थे और दूसरे कार्यक्रम के आयोजक थे वो खामोश हो गए। फिर उनमें से एक ने कहा कि हमने बयान दिया था, हमने एक विरोध में बयान दिया था, और हमने कुछ काम किया था। इस तरह कुछ संगठनों ने दावा किया कि उन्होंने कुछ किया था, और ये चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। जाहिर है कि ये बातें बड़े संकोच के साथ में और इस अफसोस के साथ कही जा रही थी कि जितना किया जाना चाहिए था उतना नहीं किया गया। तो इससे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरी निगाह में बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन अल्पसंख्यक समुदायों के बीच में भी कोई एकता नहीं है। यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदाय एक दूसरे की राजनीति से भी वाकिफ नहीं है। उनके अंदर पूरी तरीके से एक अलगाव है। अब आप सोचिए कि माहौल क्या है। एक तरफ तो हिंदुओं की राजनीतिक एकता की कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश पिछले 90 शिवा गई पिछले 95 साल से, जो कुछ दिनों बाद 100 साल हो जाएगा, वो कोशिश मेरे ख्याल से 2025 में 100 साल हो जाएंगे, एक पूरी सदी हो जाएगी, ये कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जो अक़लियतें हैं हिंदुस्तान के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके बीच में कोई एकता नहीं है, और एकता का कोई प्रोग्राम भी नहीं है, एकता की कोई अपील भी नहीं है। एकता के लिए किसी भी किस्म का कोई कोशिश या कोई विचार भी उन लोगों के बीच में मौजूद नहीं है। और इस अल्पसंख्यकों के बीच की इस फूट का आलम यह है कि जब एक अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जुल्म होता है तो दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय उस पूरी प्रक्रिया में नाम मात्र का भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करता। तो अगर मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि इस सुझाव के बाद मेरे ऊपर भारतीय राजनीति के अल्पसंख्यकीकरण का या माइनॉरिटाइजेशन का इल्ज़ाम लगे, लेकिन मैं उस इल्ज़ाम को उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मेरा मानना है कि जो हिंदू बहुसंख्यकवाद की ज़बरदस्त लहर पिछले 8 साल से हम लोग देख रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि लगातार बढ़ती ही जाएगी, उसके लिए जितने तरह की युक्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जितने तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया के दूसरे लोग भी उस पूरी लहर को और ज़्यादा ज्वार में बदलने में लगे हुए हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी है। और उस बोलबाले का दावा ये है कि जब तक आप हमारे सामने पूरी तरीके से घुटना नहीं टेक देंगे, हारी नहीं बोल देंगे, हमारी सत्ता को पूरी तरीके से कबूल नहीं कर लेंगे, तब तक हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। तब तक आपके घर गिराए जाते रहेंगे, आपके घरों में बुलडोजर चलता रहेगा, आपके अधिकारों के ऊपर, आपके हर काम के ऊपर हमें आपत्ति होगी, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, चाहे कुछ हो, और हम किसी तरीके से आपको चैन से जीने नहीं देंगे। जब एक बार आप हमारा बोलबाला कबूल कर लेंगे, हिंदू बहुसंख्यकवाद का दावा है, हिंदू मेजोरिटी दावा कर, तब हम तय करेंगे कि आपके लिए कौन सी जगह मुकर्रर की जाए, कौन कौन से अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल आपको
करने दिया जाए, कितनी आपको नौकरियां मिलें, कितनी आपको शिक्षा मिले, उसके बाद तरह तरह के व्यवहारिक रूप से ज़मीन पर ये सब बातें तय होंगी। उससे पहले सारी बातें केवल कागज़ के ऊपर ही रहेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप बहुसंख्यकवाद के सामने अपने घुटने टेक दें और आपको पूरी तरीके से, देखिए हिंदुस्तान में लगातार चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं की 100% एकता आवश्यक नहीं है। हिंदुस्तान में लगातार चुनाव जीतने के लिए 35 से लेकर 50% के बीच में कोई अगर एक एकता है तो उतना काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी अगले 100 साल तक इसी तरीके से चुनाव जीतती रह सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मेरी समझ में है, अगर आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि इसका कोई आपके लिए उपयोग है, तो आप इसके ऊपर गौर कीजिए। अली अनवर साहब उसके ऊपर गौर करें और जो दूसरे उनके रणनीतिकार साथी सोचने विचारने वाले हैं, कॉमरेड्स, वो उसके ऊपर गौर करें कि भारत में अल्पसंख्यकों का एक मोर्चा बनना चाहिए। उसकी क्या राजनीति होगी ये अभी से नहीं तय की जा सकती, लेकिन जब हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक एक जगह खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में वास्तव में हिंदू बहुसंख्यकवाद को लगेगा कि इस तरह की पेशबंदी हमारे खिलाफ पहले कभी भी नहीं हुई है। इसकी कुछ हो सकता है कोई विपरीत प्रतिक्रिया हो, यह भी हो सकता है कि बिल्कुल शुरुआती दौर में जितना फायदा मैं समझ रहा हूं उतना फायदा ना हो, बल्कि उसका कोई नुकसान हो। लेकिन कम से कम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपकी आवाज ज्यादा मजबूत होगी और जो हिंदू बहुसंख्यकवादी प्रतिक्रिया है और जो वो एकता है, उसको भी अपनी रणनीतियों के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। तो मेरा ये सुझाव है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सुझाव के ऊपर गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।